हेलो एवरीवन, आई एम सुरेंद्र मौर्य। आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि कई सारे फ्रेंड्स और कई सारे स्टूडेंट्स ने इस बार सब ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 और पटवारी के लिए फॉर्म फिल किए हुए, जिसका एग्जाम बस अभी एक मंथ बाद स्टार्ट होने वाला है। तो जैसा कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया हुआ था कि मैं आप लोगों की कुछ हेल्प कर दूं आपकी प्रिपरेशन में। तो किसी भी एग्जाम को अच्छे तरीके से हमें यदि स्कोर करना है, उसका पैटर्न समझना है, तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम जो पास्ट उसके पेपर हुए हैं, पास्ट यदि हम 5 ईयर के पेपर भी अच्छे तरीके से एनालाइज कर ले, तो बहुत अच्छे तरीके से हमें पेपर का सिलेबस और पेपर का पैटर्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है, और हम बड़े अच्छे तरीके से उस पैटर्न को फॉलो करते हुए अच्छे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसी सीरीज में मैं जो भी पटवारी या फिर सब ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 के जो भी एग्जाम अभी तक हुए हैं, वो पूरे पेपर में आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ, जिससे आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी हो पाए और आपको पता चल पाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार का लेवल होता है क्वेश्चन का, और उस प्रकार की प्रिपरेशन आप लोग कर पाए। तो अभी मैं पूरा कंप्यूटर का जो सिलेबस है, कंप्यूटर के जो प्रीवियस पेपर है, वो मैं पूरा आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ। ये आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए जो आप सामने देख रहे हैं, ग्रुप 2, सब ग्रुप 2 में जो पेपर हमारा 4 अगस्त 2018 को 9 बजे हुआ था, 2018 में, इसका हम पूरा रिवीजन करने वाले हैं। तो ये कंप्यूटर का जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जो क्वेश्चन मैं यहाँ से सिलेक्ट करके लाया हुआ हूँ, कंप्यूटर के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद जो बाकी के सब्जेक्ट है उसको भी हम डिस्कस इसमें करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, इन एम एस एक्सेल 2010 चार्ट ग्रुप्स को यहाँ से एक्सेस किया जा सकता है, मतलब चार्ट ग्रुप को कहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, एक चीज का और आपको ध्यान रखना कि यहाँ पे सिर्फ आपको ये नहीं देखना कि सही आंसर क्या है। सही आंसर के अलावा भी आपको ये चीज भी देखना है कि जो अदर जो ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक तरीका बता दूं कि किस प्रकार से हम तैयारी कर सकते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो देखिए, जैसे आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि इसका सही ऑप्शन क्या है और उसको देख के हमें आगे बढ़ जाना है। हमें इन सभी 4 ऑप्शन को भी एनालाइज करना है कि बाकी के जो 4 ऑप्शन दिए हुए ये किस काम के लिए होते हैं। क्योंकि हो सकता है कि जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन तो रिपीट होने के चांसेस कम होते हैं, बट हाँ, जो ये ऑप्शन आ रहे हैं, इन ऑप्शन के रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। जैसे यदि हम अभी हम इसकी बात करें, तो इसका जो आंसर है, जैसे इन एम एस सेक्शन 2010 चार्ट ग्रुप कैन बी एक्सेस फ्रॉम, चार्ट ग्रुप कहाँ से एक्सेस किया जा सकता है। तो कोई भी चीज हमें एक्सेल में या वर्ड में या पावर पॉइंट में हमें कोई भी चीज इंसर्ट करनी है, कोई भी चीज हमें हमारे सीट में लानी है, लाना है मतलब इंसर्ट करना है, तो वो सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं हमें इंसर्ट टैब में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इंसर्ट टैब। यदि आपको एक्सेल में चार्ट लाना है, तो आपको इंसर्ट टैब इसका सही ऑप्शन है। इंसर्ट टैब के द्वारा आप एक्सेल में चार्ट को ला सकते हैं। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा काम यहीं पे खत्म नहीं हो जाता कि हमें सही आंसर पता चल गया। इसके अलावा ये व्यू टैब क्या होता है, होम टैब क्या होता है, पेज लेआउट टैब क्या होता है, इसके बारे में भी हमें अच्छे से तैयारी कर लेनी है। क्योंकि ये जो ऑप्शन है, अब ये इंसर्ट टैब तो चलो हमारा इस बार पूछ लिया गया। नेक्स्ट टाइम हो सकता है व्यू टैब से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, होम टैब से क्वेश्चन आ सकते हैं, पेज लेआउट टैब से ऑप्शन आ सकते हैं। तो ये टैब में क्या होता है, इनका क्या काम होता है, इनको भी आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है या देख लेना है कि इनसे क्या होता है। तो चलिए मैं हल्का सा मतलब टच करते हुए चलेंगे, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। यदि आपके क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, तो यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, थोड़ा सा भी यदि आपको याद रह गया, तो हो सकता है कि आपके एक दो क्वेश्चन आपके राइट हो जाए। तो व्यू टैब क्या होता है? व्यू मतलब होता है देखना। तो यदि हमें हमारी सीट को अलग अलग तरीके से देखना है, मुझे फुल स्क्रीन में देखना है, पेज लेट पेज लेआउट प्रीव्यू में देखना है, प्रिंट आउट होने के बाद मेरा प्रिंट कैसा दिखेगा, ऐसा मुझे देखना है, तो व्यू टैब में इसके लिए ऑप्शन होते हैं। होम टैब में जो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन होती है, जो हमारे अलग अलग अलाइनमेंट्स होते हैं, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, ये सब हमारे होम टैब में होते हैं। पेज लेआउट टैबलेट क्या होता है कि पेज कैसा हमें दिखेगा, पेज का हमें लेआउट कैसा रखना है, क्या मार्जिन वगैरह सेट करनी है, इन सबको देखने के लिए पेज लेआउट टैब का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। चलते हैं, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप चाहे तो, मैं जैसे जैसे ये हमारा हम आगे बढ़ रहे हैं, आप चाहे तो इसे थोड़ी देर पॉज करके आप खुद से भी आंसर देने की कोशिश करिए कि आंसर क्या हो सकता है हमारा, और उसके बाद चेक करिए कि आपका आंसर सही है या नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन एम एस एक्सेल 2007
अप टू हाउ मैनी करेक्टर कैन बी एंटर्ड इन ईच सेल। प्रत्येक सेल में कितने करेक्टर एंटर किए जा सकते हैं। मतलब अब सेल क्या होता है, तो उसमें आपको यहाँ पे एक्सेल के बारे में जैसे पूछ रहा है, यदि आप वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का डिटेल वीडियो चाहते हैं, एक एक ऑप्शन को मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। आप मेरे चैनल पे यदि नए हैं तो आप वीडियो में जाइए, वहां पे देखिए एम एस एक्सेल और जो कंप्यूटर का जो फंडामेंटल है, कंप्यूटर का जो बेसिक, उसका पूरा डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। मैं ऊपर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका आपको लिंक दे दूंगा, ऊपर आई बटन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप डिटेल में वीडियो देख सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने उसमें पूरा कवर किया हुआ है। तो सेल क्या होता है पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ, उसके बाद हम इसके आंसर में चलते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे एम एस एक्सेल की बात हो रही है, तो एम एस एक्सेल कैसा होता है, एम एस एक्सेल में ये हमारा रो होता है, ठीक। ये सॉरी, ये कॉलम होते हैं, ठीक है, जो इस प्रकार से हमारी खड़ी लाइन होती है इसको हम कॉलम बोलते हैं। और इसी में हमारी जो इस प्रकार से हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम रो बोलते हैं। ठीक? तो रो और कॉलम से मिलकर हमारी सीट बनती है, मतलब ये इतने सारे सभी मिल जाएंगे तो यहाँ पे सीट लिखा हुआ रहता है, सीट वन, सीट टू, सीट थ्री, इस प्रकार से हमारी इनका नाम रहता है। तो अब सेल किसको हम बोलेंगे, तो जो कॉलम और जो रो है इनसे मिले हुए जो भाग भाग रहते हैं, मिला हुआ जो पार्ट रहता है, इसको हम सेल बोलेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक सेल है। सभी जितने भी आपको यहाँ पे बॉक्सेस दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं सेल। ठीक है, इनको हम बोलते हैं सेल। और इन सभी सेल का एक एड्रेस होता है, सभी सेल का एक एड्रेस होता है। ऊपर यहाँ पे ए, फिर इसके बाद बी, फिर यहाँ पे सी, फिर यहाँ पे डी, इस प्रकार से क्या होगा, यहाँ पे ए बी सी डी होते हैं, और यहाँ पे वन टू थ्री फोर होता है, वन टू थ्री फोर, इस प्रकार से हमारी ये सीट होती है। तो यदि मुझे इसका एड्रेस जानना है तो इसका एड्रेस क्या है, तो इसका एड्रेस हो जाएगा, जैसे ये ए कॉलम में है और टू रो में है, तो इसका एड्रेस हो जाएगा A2। इसका एड्रेस हो जाएगा A2। यदि मुझे इसका एड्रेस जानना है तो ये बी कॉलम में है और थर्ड रो में है, तो इसका एड्रेस हो जाएगा B3। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है एक्सेल में, इसका इसका नॉलेज हमें होना चाहिए। तो अब हमें ये पूछ रहा है कि एक सेल में कितने करेक्टर इंटर किए जा सकते हैं, कितने करेक्टर लिखे जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर है 32,767। मतलब एक सेल में आप इतने करेक्टर लिख सकते हैं। 32,767 करेक्टर आप एक सेल में इंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि इसमें कुछ और है। और बाकी ये जो बाकी के जो नंबर है कुछ भी हो सकते हैं ना, तो ये आपको घुमाने के लिए दिया गया है। आपको बस इतना याद रखना कि एक सेल में कितने करेक्टर एंटर कर सकते हैं, 32,767 करेक्टर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। So next, third question is, in MS Excel 2010, to protect or share a workbook, which of the following tab can be accessed? एक वर्कबुक को प्रोटेक्ट या शेयर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से टैब को एक्सेस किया जा सकता है। मतलब अब इसमें देखिए क्या होता है, आप एक्सेल में काम कर रहे हैं और आपको, ठीक है, आप एक्सेल में कई सारे डेटा होते हैं, कई सारे डेटा एंट्री के काम होते हैं, काफी सारे ऑफिशियल वर्क होते हैं। तो हमें हमारे कई बार होता है कि हम चाहते हैं कि हमारे एक्सेल सीट को कोई टच ना करे या फिर उसको कोई ओपन ना कर पाए, तो हम उसमें पासवर्ड डाल सकते हैं। ये फैसिलिटी हमारे में होती है। तो हमसे यही पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा टैब है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पे ये आप पासवर्ड डालने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। ठीक है, तो अगेन आपको मैं यहाँ पे बताऊं, जैसे व्यू टैब, इसके पहले भी जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें देखिए व्यू टैब के बारे में हमसे बात हुई हुई अभी, कि हम कहाँ पे हमें किस टैब में हमें कौन सा ऑप्शन मिलेगा। तो वहां पे भी हम, जैसा कि मैंने बताया कि व्यू टैब में क्या होता है कि हमें अलग अलग प्रकार से, यदि मुझे मेरे सीट को देखना है, हमारे एक्सेल को देखना है, तो हम व्यू टैब में जाते हैं। फाइल टैब के अंदर हमें फाइल को सेव करना है, अलग नाम से सेव करना है, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन रहते हैं फाइल टैब में। पेज लेआउट पे में क्या होता है, हमारे जो पेज का लेआउट क्या होगा, मार्जिन में क्या होगा, उसमें हमें ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। जो रिव्यू टैब होता है उसमें हमें ये ऑप्शन मिलता है, जो हमारी सीट को जो प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में हमारे पास एक ऑप्शन होता है प्रोटेक्ट वर्कशीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक, ऐसे कई दो ऑप्शन होते हैं, जिससे आप सीट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और वर्कबुक को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सेल को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में आपको अपने सीट में पासवर्ड डालने के लिए आपको ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं। तो अगेन देखिए यहाँ पे आपके पास जो अलग, ये ऑप्शन आपका सही हो गया। इसके अंदर और कौन से ऑप्शन होते हैं, व्यू टैब क्या होता है, फाइल टैब क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी सारी जानकारी आपको मेरे जो मैंने डिटेल वीडियो बनाए हुए उसमें भी आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। So fourth question,
In MXL 2010, which of the following option will highlight cell that are greater than, less than, between or equal to value that you can specify? MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन सेल को हाईलाइट करेगा जो आपके द्वारा निर्दिष्ट किए गए मानों से अधिक, कम, बीच के या बराबर है? तो ये क्या होता है कि हम एक्सेल में जब काम करते हैं, कई सारे डेटा होते हैं, तो एक्सेल में सबसे अच्छी चीज ये होती है कि यदि आप एक्सेल में डुप्लीकेट डेटा है, या फिर आप एक्सेल में काम कर रहे हैं और नंबर को आप सॉर्ट करना चाहते हैं, शॉर्ट बोलने से यदि आप 1 2 3 4 इस ऑर्डर में जमाना चाहते हैं, या A to Z सॉर्टिंग करना चाहते हैं, और असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, इस प्रकार से करना चाहते हैं, तो बड़े आराम से आप एक्सेल में काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये यही पूछा कि आपके पास डेटा है और आप उसे ग्रेटर देन, मतलब बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, या उन दो, तो कोई आपको एक संख्या दे दी 100 और 200, इन दोनों संख्याओं के बीच में कोई नंबर है, तो ऑटोमेटिक वो हाईलाइट हो जाए, ऑटोमेटिक वो आपको बता दे, कोई अलग कलर में वो हाईलाइट हो जाए। ऐसा ये ऑप्शन किस में अवेलेबल है या किसके द्वारा आप कर सकते हैं, ये पूछ रहा है। तो ये जो ऑप्शन हमें मिलता है हमारे हाईलाइट सेल रूल्स, MS एक्सेल में एक ऑप्शन होता है हाईलाइट सेल रूल, उसके द्वारा ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। उसमें आप कंडीशन लगा सकते हैं कि ये जो मुझे क्या करना है, यदि मैं चाहता हूँ कि 80% के एबव कोई नंबर है, जैसे हम रिजल्ट बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि ठीक है 60% के ऊपर जो उसे फर्स्ट डिवीजन शो करना चाहिए। तो यदि मैं ये चाहता हूँ कि 60% के एबव जो नंबर है वो ऑटोमेटिक ग्रीन शो हो जाए, तो बड़े आराम से हम हाईलाइट सेल रूल में, हमारे हाईलाइट सेल्स रूल में ये ऑप्शन मिलता है कि हम बड़े आराम से इस काम को कर सकते हैं। या फिर जो हमारे 33% से नीचे जो होते हैं वो फेल होते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि 33% से जो डाउन है उसे रेड कलर से मुझे शो करना है, तो हाईलाइट सेल रूल में हम जाएंगे, वहां पे हम वहां पे ऑप्शन होते हैं, वहां पे हम ये हमारा जो रूल है वो फिक्स कर देंगे, तो ऑटोमेटिक जो 33% से कम नंबर है वो वहां पे हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, तो हाईलाइट सेल रूल में ये सारी फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल होती है। बाकी ये टॉप बॉटम रूल ऐसा कुछ नहीं होता है। डेटा बार में लगभग हम, यदि हम चार्ट वगैरह बनाते हैं तो उससे हम कर लेते हैं। कलर स्केल ऐसा कुछ होता नहीं है, तो ये सारे ऑप्शन हमारे नहीं है। हाईलाइट सेल रूल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Fifth question is, in MS 2010, the extension for an Excel 2010 template file is, टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन होता है हमारा डॉट XLT एक्स। इसका जो सही ऑप्शन है वो जो है हमारा सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, XLT एक्स इसका सही एक्सटेंशन है। देखिए यहाँ से आपको MS एक्सेल 2010 टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन पूछा, ये आपसे MS एक्सेल 2010 का एक्सटेंशन नहीं पूछ रहा है। उस केस में यदि आपको एक्सेल 2010 का फाइल एक्सटेंशन पूछा, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा .XLSX। बट यहाँ पे टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन पूछ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा .XLTX। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा शायद ये क्वेश्चन को घुमाया गया है। और क्योंकि चौथा ऑप्शन यही था हमारा .XLXS, जो कि हमारे MS एक्सेल का एक्सटेंशन नेम होता है। तो इसका सही आंसर है आंसर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS Word 2007, the quick table has one built-in option which is known as। क्विक टेबल में एक बिल्ट इन ऑप्शन होता है जिसे इस प्रकार जाना जाता है। तो क्विक टेबल क्या होती है, यदि हम एक्सेल वर्ड में हम काम कर रहे हैं और हमें टेबल बनाने की जरूरत है, टेबल हम इंसर्ट करना है, तो उसमें कुछ ऑप्शन हमारे पास ऑटोमेटिक दिए रहते हैं, तो उनमें से एक ऑप्शन की ये बात कर रहा है। तो इसमें एक ऑप्शन होता है कैलेंडर। ठीक है, यदि हम क्यूब टेबल बना रहे हैं तो उसमें कैलेंडर एक ऑप्शन होता है, जिसके द्वारा हम हमारे जो टेबल है उसको प्री डिफाइन कर सकते हैं, या फिर किस प्रकार से हम उसको एक प्रकार से कैलेंडर की तरह हम हमारे जो तो उसमें हम कैलेंडर को ऑटोमेटिक डिफाइन इसमें कर सकते हैं। तो इसका जो सिक्स का जो सही आंसर है वो हमारा फोर्थ है, कैलेंडर। इसके अलावा फॉर्मूला टेबल से हम फॉर्मूला लगाते हैं, बट ये एक्सेल में पाया जाता है, वर्ड में ऐसा कुछ नहीं होता है। इक्वेशन टेबल ऐसा कुछ नहीं होता, मैट्रिक टेबल ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो फोर्थ आंसर हमारा सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेवन, in MS Word 2010, the shortcut key used to repeat, redo, repeat a performance is।
एक परफॉर्मेंस को रिपीट या रीडू करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो देखिए, दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है अनडू और एक होता है रीडू। अनडू मतलब क्या होता है? अनडू, किसी काम को नहीं करना, ठीक है। अन मतलब प्लस डू, ठीक। मतलब डू मतलब होता है करना, हमने किसी काम को किया, अब उसको नहीं करना है, मतलब जस्ट एक काम को मुझे खत्म करना है। अभी मैंने कुछ होता है कई बार कि हम काम कर रहे हो, गलती से कुछ चीज मुझसे मिस्टेक मिस्टेक हो गई और उसे मुझे हटाना है, तो अंडू कर देंगे तो मिस्टेक वो हट जाएगी। तो अंडू की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल जेड, ये अंडू की शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल जेड। या बट यहाँ पे हमें क्या पूछा है? हमें रीडू की शॉर्टकट की पूछा है, तो रीडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल वाई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल प्लस वाई। यदि हम कंट्रोल प्लस वाई कर देंगे तो जो अंडू जस्ट हमने किया है वो अगेन रीडू हो जाएगा। तो आप दोनों को ध्यान रखिए, अंडू की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल जेड होती है, और जो रीडू की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल वाई होती है। बाकी कंट्रोल आर और ऑल्ट आर ये हमारे इस्तेमाल में नहीं होती, तो इसे हमें नहीं देखना है। ये दोनों को आपको याद रखना है, अंडू की शॉर्टकट की कंट्रोल जेड होती है और रीडू की शॉर्टकट की कंट्रोल वाई होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसे बिल्कुल नोट करते हुए चलिए, एक नोट से नोट आप करते चलिए, जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ आप इसको नोट करके रखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर इज नॉट अवेलेबल इन टेक्स्ट हाईलाइट कलर? टेक्स्ट हाईलाइट कलर में कौन सा रंग उपलब्ध नहीं होता है? टेक्स्ट हाईलाइट कलर हम टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए करते हैं, तो इसमें कौन सा कलर नहीं होता है? तो इसमें जो हमारा नारंगी कलर है, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा। बाकी सभी कलर हमें मिल जाते हैं, गहरा पीला, डार्क येलो, ब्लैक, वायलेट, ये सभी हमें मिल जाते हैं, बट ऑरेंज कलर हमारे इसमें नहीं रहता है। तो कौन सा रंग उपलब्ध नहीं, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑरेंज, नारंगी कलर हमारे टेक्स्ट हाईलाइट कलर में उपस्थित नहीं होता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ प्रॉपर मेथड टू व्यू और डॉक्यूमेंट? निम्नलिखित में कौन सा विकल्प एक डॉक्यूमेंट को देखने के लिए उचित तरीका नहीं है? मतलब किसके द्वारा आप डॉक्यूमेंट को नहीं देख सकते, ये हमें देखना है। तो फुल स्क्रीन रीडिंग, फुल स्क्रीन रीडिंग बिल्कुल आप देख सकते हैं। आपके पास एक डॉक्यूमेंट आप फुल स्क्रीन कर देंगे तो फुल स्क्रीन में आपको दिखाई देगा। वेब लेआउट, आपको आपका जो पेज है, आपने वर्ड में काम कर रहे हैं, वो पेज आपको वेब लेआउट में कैसा दिखेगा, वेब में कैसा दिखेगा, एक वेबसाइट की तरह यदि आपको देखना है उसके लिए उसमें कैसा दिखेगा वो देख सकते हैं। प्रिंट लेआउट भी एक लेआउट होता है जिसके द्वारा आप ये देख सकते हैं कि आपने जो सॉफ्ट कॉपी बनाई है, अभी कंप्यूटर में जो आपने लेटर टाइप किया हुआ है, आप उसका जब प्रिंट आउट निकालेंगे तो कैसा दिखेगा, वो हमें देखने के लिए प्रिंट लेआउट का प्रयोग किया जाता है। बट थंबनेल व्यू जैसा कोई व्यू नहीं होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो जाएगा थंबनेल व्यू, क्योंकि थंबनेल व्यू जैसा कोई व्यू नहीं होता है। और इसमें हमसे वही पूछा गया है कि डॉक्यूमेंट को देखने के लिए उचित तरीका नहीं है। ठीक है, तो नहीं है मतलब थंबनेल व्यू इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार का कोई व्यू नहीं होता है। फुल स्क्रीन मोड होता है, वेब लेआउट भी होता है, प्रिंट लेआउट भी होता है, बट थंबनेल व्यू ये नहीं होता है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि क्या होता है और क्या नहीं होता है, दोनों से क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th question, which of the following option is not available in MS Word 2007? MS Word 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? कौन सा विकल्प नहीं होता है, हमसे ये पूछ रहा है। तो स्प्लिट सेल, स्प्लिट टेबल, मर्ज सेल और मर्ज टेबल। तो ये जो ऑप्शन है, चारों जो ऑप्शन है, ये हमारे टेबल से रिलेटेड ऑप्शन है। जब हम MS वर्ड या MS एक्सेल में हम टेबल बनाते हैं तो उसमें ये सारे काम में आते हैं। सेल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सेल समझाया था। तो सेल क्या होता है? रो और कॉलम से जो मिला हुआ भाग होता है वो सेल कहलाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारे पास उपलब्ध नहीं है? तो देखिए, स्प्लिट सेल क्या होता है? स्प्लिट सेल में क्या करते हैं, आप एक सेल को दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक जो सेल है, मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये हमारा एक सेल है, मान के चलते हैं एक सेल है, इसको मुझे दो भाग में डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया, इसको हम बोलेंगे स्प्लिट सेल। एक सेल को मैंने दो भाग में डिवाइड कर दिया। स्प्लिट टेबल क्या होगी कि हमारे पास मतलब कई सारे, ये पूरी टेबल बनी हुई है, ठीक है, ये हमारी टेबल बनी हुई है, और इसको यदि मुझे अलग भाग में तोड़ना है तो हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट टेबल भी कर सकते हैं। इसका मतलब मर्ज सेल क्या होती है कि हमें क्या करना है, ये एक सेल है और ये एक सेल है, इन दोनों को मुझे ऐड करना है। इन दोनों में चाहता हूँ कि इन दोनों को मैं ये दोनों जो बीच में लाइन आ रही, ये हट जाए और ये दोनों मिलके एक हो जाए, तो इसे हम बोलते हैं मर्ज सेल। तो ये तीनों ही ऑप्शन होते हैं, स्प्लिट सेल भी होता है, स्प्लिट टेबल भी होता है, मर्ज सेल भी होता है, बट मर्ज टेबल जैसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो मर्ज टेबल क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे,
सही आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है ये हमसे पूछा गया है, तो मर्ज टेबल कोई ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता है। बाकी ये सारे ऑप्शन उपलब्ध होते हैं, स्प्लिट टेबल भी होता है, स्प्लिट सेल भी होता है, मर्ज सेल भी होता है, बट ये मर्ज टेबल यहाँ पे नहीं होता है। तो मर्ज टेबल हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क बोथ हैज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? ऐसे डिवाइस जिसका उपयोग हम हमारे कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने के लिए, डेटा को डालने के लिए करते हैं, उसको हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। तो इनपुट डिवाइस में हमारे क्या आ जाएंगे? कीबोर्ड आ जाएगा, माउस आ जाएगा, ये सारे हमारे इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? वो ऐसे सभी डिवाइस जिसका उपयोग हम हमारे कंप्यूटर से आउटपुट, जो हमारा रिजल्ट है उसको देखने के लिए करते हैं, उसको लेने के लिए करते हैं, वो आउटपुट डिवाइस होती है। जैसे कि हमारा स्पीकर हो गया, हमारा मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सारे हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। तो अब हमसे ये पूछा गया कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में काम कर सकता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड तो एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट में हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। कीबोर्ड हमें किसी प्रकार से आउटपुट नहीं दे सकता, इनपुट बड़े आराम से कर सकता है। इसके बाद हमारा ये मॉडम है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, मतलब ये डायरेक्ट मैंने पेपर से ही लिया हुआ है, तो पेपर में ही शायद ये मिसप्रिंट हुआ है। इसको मॉडम मॉडम लिखा होना चाहिए, मॉडल लिखा हुआ है मॉडम। तो मॉडम में मैं थोड़ी देर में आता हूँ, इसको प्रिंटर डिस्कस कर लेते हैं। प्रिंटर क्या होता है? आपका जो सॉफ्ट कॉपी है, मतलब आपने वर्ड में एक डॉक्यूमेंट बनाया, रिपोर्ट बनाई, आप उसको हार्ड कॉपी में चाहिए तो प्रिंटर से आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो प्रिंटर भी आपकी एक आउटपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक ये आपकी इनपुट डिवाइस है, जिसका उपयोग आप एक, जिस प्रकार से हम माउस का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार से जॉयस्टिक भी एक हमारे पास डिवाइस होती है, जिसका उपयोग हम पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कर सकते हैं। यहाँ पे जो मॉडम है, ठीक है, मॉडम एक ऐसी डिवाइस यहाँ पे हो सकती है जिसका उपयोग हम इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए हम कर सकते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलर एंड डी मॉड्यूलर। मॉड्यूलर डी मॉड्यूलर इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये हमारे जो सिग्नल है, एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में, डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इनपुट भी काम इनपुट की डिवाइस की तरह भी काम करता है और आउटपुट डिवाइस की तरह भी काम करता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी तो नहीं। कीबोर्ड भी हम, ये इनपुट डिवाइस है, आउटपुट नहीं देगी। प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, इनपुट नहीं करेगा। जॉयस्टिक आपका इनपुट डिवाइस है, आउटपुट नहीं करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉडम, जो कि हम इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह से इसका उपयोग हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण कौन सा नहीं है? कौन से ऐसी को इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं? तो स्टोरेज डिवाइस क्या होती है? ऐसी डिवाइस जिसका उपयोग हम हमारे डेटा को सेव करने के लिए, कंप्यूटर की एक वन ऑफ द मोस्ट कैपेबिलिटी हम बोले कि ये डेटा को बहुत लंबे समय तक बहुत सारा डेटा को स्टोर करके रख सकती है। तो डेटा को जो स्टोर करने के लिए जो डिवाइस का ये प्रयोग करती है उसको हम स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं, जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है। तो अब हमसे ये पूछा कि कौन सा ऐसा यहाँ पे ऑप्शन है जो कि स्टोरेज डिवाइस की तरह काम नहीं कर सकता है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव, ये तो मेन ड्राइव होती है। हार्ड डिस्क के यदि कंप्यूटर में हार्ड डिस्क नहीं है तो कंप्यूटर है ना, बहुत मुश्किल होगा उसके काम करना। तो हार्ड डिस्क हमारी मेन स्टोरेज डिवाइस होती है। फ्लॉपी डिस्क भी एक स्टोरेज डिवाइस की तरह ही होती है। सीडी ड्राइव हम सबने देखी हुई, सीडी ड्राइव में गाने और सॉन्ग, मूवीज बड़े आराम से स्टोर की जा सकती है। बट माउस एक ऐसी चीज है जिसको हम स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। माउस हमारी एक इनपुट डिवाइस होती है जिसका प्रयोग है ना, हम यहाँ पे माउस पॉइंटर, आप जिस प्रकार से यहाँ पे माउस पॉइंटर देख रहे हैं, तो ये माउस से ही ऑपरेट हो रहा है। तो माउस हमारा जो है स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइस माउस। माउस हमारा स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो माउस हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी सभी हमारे यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क भी है, फ्लॉपी डिस्क भी है, सीडी ड्राइव है, इसके अलावा पेन ड्राइव होती हैं। ये सारी चीजें हमारे हार्ड डिस्क में आती है, स्टोरेज डिवाइस में आती है। चलिए इस क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एएलयू स्टैंड फॉर, एएलयू का पूरा नाम क्या है, एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? तो एएलयू के अलावा, ठीक है, यहाँ पे मैं पहले पूरे ऑप्शन देख लेते हैं, इसके अलावा फिर मैं इससे रिलेटेड और चीजें आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला ऑप्शन है उपरोक्त में कोई नहीं। इसके अलावा है एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, एरे लॉजिक यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका सही आंसर है जो लास्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं, फोर्थ ऑप्शन, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये इसका सही आंसर है एएलयू का। अब ये एएलयू होता कहाँ पे है और कैसे इस पे काम करते हैं? तो आपने सबने सुना होगा कि एक सीपीयू होता है, ठीक, कंप्यूटर में एक सीपीयू लगा होता है, ठीक है, जिसको हम कंप्यूटर का ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पे क्या होता है, आप सीपीयू देखते हैं, सीपीयू में सीपीयू तीन भाग में डिवाइड होता है।
सीपीयू को हम तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम बोलेंगे इसको, जो कि आपको ये ऑप्शन में ही आ गया है, एएलयू हम बोल सकते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा एमयू, और जो तीसरा भाग होता है वो होता है हमारा सीयू, कंट्रोल यूनिट। एक सीपीयू को तीन भाग में डिवाइड किया जा सकता है, एएलयू, एमयू और सीयू। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, एमयू मेमोरी यूनिट और सीयू कंट्रोल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम क्या होता है, जितने प्रकार के लॉजिकल ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं वो सब यहाँ पे सॉल्व होते हैं। मेमोरी यूनिट में ये होता है कि कौन सा डेटा है वो कहाँ पे स्टोर करना है, या फिर कहाँ से उस डेटा को एक्सेस करना है, वो मेमोरी यूनिट का काम होता है, जिसमें रैम रोम ये सारी आ जाती है। कंट्रोल यूनिट का काम ये होता है कि जितने प्रकार के हार्डवेयर लगे, जितने प्रकार के सॉफ्टवेयर लगे हुए, जितने प्रकार के पेरिफेरल लगे हुए हैं, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, जितने भी प्रकार के डिवाइस लगे हैं, सब अच्छे तरीके से काम करने चाहिए। तो इस प्रकार से सीपीयू तीन भाग में डिवाइड होता है, तीनों का ये काम होता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिए। फुल फॉर्म देखिए, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, और कंप्यूटर में सबसे ज्यादा जरूरत है फुल फॉर्म। आप जरूर, कोई भी आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दिख रहे हैं, आप उनके फुल फॉर्म निकालने की जरूर कोशिश करिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14th, what is the length and width of an A4 sheet in MS Word 2007? जो 2007 में A4 शीट की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? इसमें तो सिंपल सा, ये थोड़ा सा यदि हम काम करते रहते हैं तो हमें ये आइडिया रहता है कि ये जो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है, 8.27 बाई 11.69, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो है ना, इसको थोड़ा सा आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ए फोर साइज की जो सीट होती है वो इतनी लंबी और चौड़ी होती है, 8.27 बाई 11.69। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। द एक्शन कंट्रोल बी मेक द टेक्स्ट ब्लैंक इन द एमएस वर्ड 2000। एमएस वर्ड 2000 में एक्शन कंट्रोल प्लस बी टेक्स्ट को ब्लैंक बना देता है। तो ये आपसे शॉर्टकट की पूछ रहा है एक्चुअल में। तो देखिए यहाँ पे कंट्रोल बी, बी से आप थोड़ा सा मतलब इसको यदि आप याद रखने की कोशिश करें तो बी फॉर बोल्ड। यदि आप अब जो नॉर्मल जो हम टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट में ये नॉर्मल एडिटिंग होती है, नॉर्मल फॉर्मेटिंग का काम करता है। आप कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपने कंट्रोल, आप जैसे यहाँ पे आपने एक वर्ड लिखा है, यहाँ पे लिखते हैं अपन ए लिखते हैं, ठीक है, ए लिखा अपने, आप इसको सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और ये जो वर्ड है ये थोड़ा सा और ये इस प्रकार से हो जाएगा। इससे हम बोलते हैं बोल्ड। ठीक है, पहले ये नॉर्मल एक सिंगल लाइन से लिखा हुआ है, आप कंट्रोल बी कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, इस प्रकार से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो ये किससे होगा, हमारा कंट्रोल बी। तो कंट्रोल बी से क्या हो जाएगा, जो आपका टेक्स्ट हो क्या हो जाता है, बोल्ड हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से तीन एक एक ग्रुप में पूरे तीन होते हैं, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। जैसे यहाँ पे इटैलिक भी आपसे पूछा हुआ है, तो यदि आपको इटैलिक करना है तो इटैलिक की जो शॉर्टकट की होती है उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो CTRL प्लस आई, ठीक है, CTRL प्लस आई जो है ये हमको होती है इटैलिक करने के लिए। इसी प्रकार से एक होता है अंडरलाइन, तीन एक साथ चलते हैं, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। तो बोल्ड की शॉर्टकट की आपको कंट्रोल भी मिल गई, इटैलिक की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आई हो जाती है। यदि आपको अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन मतलब जैसे यदि मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके नीचे मुझे अंडरलाइन करनी है, ऐसी अंडरलाइन करनी है, तो इसकी जो शॉर्टकट की हो जाती है हमारी CTRL कंट्रोल। ठीक है, इस कंट्रोल को शॉर्ट फॉर्म में हम CTRL बोलते हैं, कंट्रोल प्लस यू। ठीक है, कंट्रोल प्लस यू आप करेंगे तो जो आपके जो आपका टेक्स्ट है उसके नीचे क्या आ जाएगा, अंडरलाइन आ जाएगा। तो ये तीन शॉर्टकट के आप ध्यान रखिए। चलिए आगे चलते हैं। तो ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अभी क्या किया, हमने जो हमारा ग्रुप टू सब ग्रुप टू के जो 2018 में 4 अगस्त 2018 को जो पेपर हुआ था उसमें 15 क्वेश्चन कंप्यूटर का आए हुए थे। ये पूरे 15 क्वेश्चन हमने अच्छे तरीके से रिवाइज किया हुआ है, देखा हुआ है। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रुप टू सब ग्रुप फोर के जो 28 अप्रैल 2018 को जो पेपर आया हुआ था, उसमें कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आए हुए थे उसको हम पूरा रिवाइज करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, और जो आपके फ्रेंड है जो इस प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस वीडियो तक लाइए, उनको बताइए कि ये सारे वीडियो उनके काम के हो सकते हैं। बने रहिए मेरे चैनल में, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।